जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके साथी प्रभात शर्मा ने भेजा हुआ है, तो उनका यह प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो ये प्रश्न पत्र है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं, तो यह प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी पैटर्न पर है जो आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह के मॉडल पेपर, सैंपल पेपर मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर हमको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो हमको ओमार सेट पर करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, रानीखेत की कहानी, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो कौन सी है? वो है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? इसके संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो यहाँ पर जो कलम का सिपाही है उसकी क्या रचना विधा है? उसकी रचना विधा है जीवनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है तुलसीदास, नाभादास, अग्रभुजदास, चतुर्भुजदास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, चतुर्भुजदास। क्योंकि चतुर्भुजदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, कामायनी के रचनाकार हैं। तो ये तो आंसर सभी को पता होगा, सबसे प्रसिद्ध आंसर है और कॉमन आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जायसी। तो यहाँ पर जो है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, संत काव्यधारा के कवि नहीं है। तो संत काव्यधारा के कवि नहीं है कबीरदास, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो यहाँ पर जो संत काव्यधारा के कवि नहीं है वो है कुतुबन। कौन है? कुतुबन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कुतुबन। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? भक्ति काल को, रीतिकाल को, आदिकाल को, और यहाँ पर जो है आधुनिक काल को। तो यहाँ पर जो है भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है,
सूरसागर के रचनाकार हैं। तो सूरसागर के रचनाकार हैं कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी। तो यहाँ पर जो है सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सूरसागर के रचनाकार हो जाएंगे सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैं तो सांवरे के संग रांची में रस है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है। तो मैं तो सांवरे के संग रांची में कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है पीत वसन परिकट कटिभाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा में छंद है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद, बरवे छंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पर हो जाएगा आपका चौपाई छंद। कौन सा छंद हो जाएगा? चौपाई छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कूके लगी कोयले कदम्बन की डारी फेरी में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है। तो यहाँ पर जो है कूके लगी कोयले कदम्बन की डारी फेरी फेरी में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? रचयिता, कवित्री, छपकली और यहाँ पर लिखी वाल्मीकि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है वो है कवित्री की। ठीक है। छिपकली में देखो यहाँ पर इस पे छोटी की मात्रा लगेगी, यहाँ पर जो है वाल्मीकि में इसमें बड़ी की मात्रा और लास्ट वाले में छोटी की मात्रा लगेगी, और रचयिता में या के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कवित्री है वो शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है सांस का तस्यम है। तो सांस का तस्यम है, ऑप्शंस आपको दिए गए थे श्वास, सास, ससुर, सात। तो यहाँ पर जो सांस का तस्यम हो जाएगा वो हो जाएगा श्वास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तम का विलोम है। उत्तम का विलोम है खराब, निकृष्ट, अधम, बेकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दिए गए थे आपको रवि, आदित्य, तरुणी, व्योम। तो यहाँ पर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला व्योम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी व्योम। ठीक है। इसके बाद है साहरी का समास विग्रह है। तो शाहरी का समास विग्रह हो जाएगा हरि के सादृश्य। क्या हो जाएगा? हरि के सादृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रामान में विभक्ति और वचन है। तो रामान में विभक्ति और वचन है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर जो है रामान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी और वचन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला द्वितीया विभक्ति बहुवचन। इसके बाद है गच्छामि रूप किस लकार का है? तो गच्छामि रूप किस लकार का है? यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए थे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिट लकार। तो यहाँ पर जो है गच्छामि किस रूप का लकार है? तो ये जो है लट लकार का है। किसका है? लट लकार का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है खंडबाज, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाएँगे। उन 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा और उसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। जैसे पहला है, गिल्लू इनमें अपवाद था, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती, वह खिड़की से निकलकर आँगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्न खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें होता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ का मतलब ये है कि इसमें बताइए कि पाठ किस पाठ से लिया गया और इसके पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ का नाम तो यहाँ पर जो है गिल्लू है, क्या है, पाठ का नाम है गिल्लू। और इसके जो कवि हैं यानी कि कवित्री हैं इसकी, वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा जो है इसकी लेखिका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाठ का नाम बता देंगे गिल्लू और इसके जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप अथवा में दूसरा वाला कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में दूसरा आपको देखिए दिया गया है, यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी, शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था, सचमुच उनमें तो आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। तो यहाँ पर इस तरह आपको गद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ जो हो जाएगा, पाठ का नाम हो जाएगा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। क्या हो जाएगा? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। इसके जो लेखक हैं वो हैं काका कालेलकर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करिए, अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनती है, छीनो जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय सो ठुठानती है। बरूनी में थिरय ना झपै उझपै, पल में ना समाई बो जानती है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम लिखिए और इसके जो कवि हैं वो लिखिए। तो ये जो पाठ है प्रेम माधुरी है इसका शीर्षक, और इसके जो कवि है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अथवा में इसी प्रकार आपको दूसरा पद्यांश दिया जाता है, तो आप दूसरा वाला कर सकते, जैसे ऊपर पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पाठ का नाम बताइए और इसके कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम तो हम बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त है, आप पाठ का नाम आप लोगों को बताना है कि इसमें पाठ का नाम क्या होगा, ठीक है। इसमें अलंकार पूछा गया चारुचंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पर जो चाचा की आवृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, आपके सिलेबस से होंगे। तो उनमें से किसी एक का आपको जो संदर्भ सहित यानी किस पाठ से लिया गया और उसका आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 श्लोक आपको दिए गए थे, 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 लेखक का नाम दिया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कालेलकर और धर्मवीर भारती। इसके बाद इसी में आपका आ जाता है खा क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर हैं कबीर दास, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर जो है आप लोग 3 कवियों के नाम दिए गए, 3 कवियों के नाम में से किसी एक कवि का आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, नह मेहमान एकांकी में एकांकीकार के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे रामा कस्याम विद्यायाम निपुणा आसीत, रामकृष्ण जन्म कुत्र अभवत, के मानवा वंदनी वा भवंती, कृष्णा का आशीता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुट्ठी गर्म करना मतलब कि रिश्वत देना, माई का लाल साहसी व्यक्ति होना, अंधों में काना राजा मतलब कि मूर्खों में कम पढ़ा लिखा, कलेजा ठंडा होना मतलब कि मन को शांति होना। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। वह विद्यालय गया, मैं दूध पीता हूँ, वृक्ष से फल गिरते हैं, तुम पढ़ते हो। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 31। अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9th का हिंदी का एनुअल एग्जाम का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।